गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से विज्ञान का अध्यापक कक्षा 7 के लिए विज्ञान के अंतर्गत पे चैप्टर नंबर 14 विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। देखिए, आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने के प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया जाए। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने ये निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खिलाने का सुझाव देंगे। अतः एक स्वच्छ चित्र बनाया और इसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। ये चित्र देखेंगे आप, इस प्रकार से है। आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था। इस चित्र को ध्यान से देखें। आप ये परिपथ आसानी से खींच सकते हैं। इसमें यह जानना चाहा है कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। 14.1 में विद्युत अवयवों और उसके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का भी उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थित तथा ऑफ स्थित चित्र में दर्शाए गए हैं। दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। चित्र 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी का क्या हो सकता है। कुछ क्रय प्राप्त करिए हम एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल में से संयोजित किया जाता है। दो या दो से अधिक सेलों में इस प्रकार संयोजन को बैटरी कहते हैं। देखेंगे ये 14.2 का ये चित्र। देखिएगा, पहला विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, ये प्लस माइनस के दे रखे हैं। स्विच ऑन स्थिति में, स्विच ऑफ स्थिति में, बैटरी और संयोजी तार, ये सब आपके सामने है। इसी में देखेंगे आप, ये 14.2 के अंतर्गत दो या दो से अधिक सेल हैं जो आपको दर्शाए गए हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों की
को सदैव ही चित्र 14.2 के अनुसार एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं, किसी भी युक्ति के बैटरी में वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्राय इसमें मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपको सहायता के लिए प्राय इन पर प्लस या माइनस का चिन्ह अंकित होता है। देखेंगे, ये देखिए, बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करते हैं। अपने क्रियाकलाप के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं? आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की दो पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कस करके जकड़े रखें। यदि नहीं जकड़े रखेंगे तो ये सेल काम में नहीं आएगा। 2 या 2 से अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इसमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल में संयोजित हो। चित्र 14.5 में देखेंगे इस प्रकार से प्लस माइनस। धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपको बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक सारणी 14.1 में दर्शाया गया है। आइए अब हम 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिभेद करते हैं। चित्र 14.7 देखेंगे। इधर में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होगा जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। दीप्त का मतलब होता है जल जाता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपने नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। 14.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा ही है। देखेंगे इधर आगे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 172 पर प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है। इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है। इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? 14.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा। याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होगा जब स्विच ऑन होगा। बल्ब एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी में के धन टर्मिनल में से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं।
इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत मेंस में संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएं, यह अत्यधिक तप्त होता है तथा आपको हाथ जला सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आवर्ती से कभी भी छेड़छाड़ न करें, आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? नहीं होगा। क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? नहीं जलेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? देखें बच्चों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। 14.9 में दर्शाए गए एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जा सकता है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छू करके देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लीजिए। बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब की फिर छू कर देखिए। क्या कोई अंतर अनुभव करते हैं? बल्ब गर्म हो जाएगा। स्विच को ऑफ की स्थिति में ला करके कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छू करके देखिए। क्रियाकलाप 14.3। 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेमी लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत सांधियों की मरम्मत करने वाली किसी भी दुकान पर प्राप्त हो सकता है अथवा किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में ला करके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श करके देखिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें। ऐसा करने से सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। इसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने के उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि अब इन साधित्रों को विद्युत मेष में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ को लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों द्वारा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्यों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर के प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े
परिमाण को कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वह पिघल करके टूट जाता है। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघल करके टूट जाए? आइए इसको भी परीक्षण करते हैं। 14.4 चित्र के अंतर्गत देखेंगे। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात का तार बांधिए। इस्पात उर्न के जूने का उपयोग प्राय रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा वह यह किराने की दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात उर्न के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात उर्न का तार या लड़ी पिघल करके टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र पिघल करके टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिससे सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो वह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाता है। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्त है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग में होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत साधित्रों में किया जाता है। इनमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसके अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं। कल बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम इसको यहीं पे विराम दे रहे हैं। आज आपको इसमें एक तो विद्युत परिपथ का चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों, चित्र बनाना है और उसका वर्णन करना है। कल हम फिर पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। जाने से पहले मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जो हमने वर्कशीट लगा रखी है वो आपको तुरंत प्रभाव से खरीदनी है और शीघ्र से भर करके विद्यालय में आकर के उसकी जांच करवानी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना अध्ययन जारी कर सकें। ठीक है बच्चों, गुड बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों।